चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने 10th के इकोनॉमिक्स का इकाई 3 के कुछ पॉइंट को पिछले क्लास में पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट है विश्व के कुछ देशों की मुद्राएं। मैं आपको बता दूं, विश्व के सभी देशों की मुद्राएं, विश्व के सभी देशों की मुद्राएं अलग अलग है। अर्थात विश्व में उपयोग होने वाले देशों के द्वारा जो मुद्रा है उसका नाम लगभग अलग अलग है। आज उन्हीं में से कुछ देशों की मुद्रा के विषय में हम लोग जानेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर या मेरे पास दुनिया में जितने भी देश हैं सभी की मुद्राएं, सभी देश की मुद्राएं के नाम अवेलेबल है। लेकिन आपके सिलेबस में जो देश की मुद्राएं का नाम पढ़ना है, मैं उसी को सिर्फ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि अगर परीक्षा में भी अगर आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो इसी में से रहेगा। वैसे आप जानकारी के लिए संपूर्ण विश्व के देशों की मुद्रा का नाम पढ़ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने के लिए एक साइड लिखिए देश, दूसरा साइड लिखिए मुद्राएं। देश, इधर लिखिए मुद्रा। मुद्रा पर सबसे पहले भारत से शुरू करते हैं हम। भारत, आपको शायद मालूम होगा भारत के मुद्रा का क्या नाम है? रुपया है, रुपया। और आपको बता दूं, पाकिस्तान का भी मुद्रा का नाम रुपया ही है। इसका भी रुपया है। और बगल में नेपाल जो है उसके भी मुद्रा का नाम रुपया है, नेपाल भी। उसके बाद हम पड़ोसी देश बांग्लादेश को देखते हैं। मैं बता दूं, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका है, टका का नाम पौंड है। इंग्लैंड के नाम पौंड, पौंड। और अगला देश है रूस। रूस देश, रूस लिखकर ध्यान दीजिए, रूस लिखकर डैश दीजिए। मुद्रा में लिखिए रूबल। नेक्स्ट देश में लिखिए अफगानिस्तान। सर रूस का कौन मुद्रा है? रूबल, रूबल। नेक्स्ट देश लिखिए अफगानिस्तान और मुद्रा में लिखिए अफगानी। नेक्स्ट देश लिखिए ईरान और इसमें लिखिए रियाल। नेक्स्ट देश लिखिए इराक और मुद्रा में लिखिए दिनार। नेक्स्ट देश लिखिए स्वीडन और मुद्रा में लिखिए कोरोना।
इस तरह से विश्व के प्रमुख देशों के मुद्रा का जो नाम था उसको हमने लिखा दिए। आप भी शायद लिख लिए होंगे। चलिए तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बचत का परिभाषा परिचय। आप लोग बचत को पहले भी सुने होंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी इसका चर्चा किया था और आज पुनः सुन लीजिए। किसी भी व्यक्ति का आय का वह भाग बचत कहलाता है जिसको वह उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं करते हैं, उसको कहते हैं बचत। उपभोग की वस्तु समझते हैं, जिसको आप उपयोग करते हैं उसको उपभोग की वस्तु कहा जाता है। जैसे चावल, कपड़ा, किताब, कॉपी, टीवी, मोबाइल, ये सब उपभोग की वस्तु है। इस पर जो खर्च नहीं किया जाता है उस आय के भाग को बचत कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का आय 5,000 रुपया है मासिक, और उसमें से 2,000 उपभोग की वस्तु पर उन्होंने खर्च कर दिया और 3,000 उन्होंने बचा के रख लिया, तो 3,000 उसका बचत कहलाएगा। तो शायद बचत समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आय का वह भाग जो उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है उसे बचत कहा जाता है। मेरे भाई, बचत को निकालने के लिए सूत्र भी है, थोड़ा सा नीचे में लिख लीजिए। बचत बराबर आय माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग। इसको लिख के इसी तरह से घेर दीजिए। तो आपने बचत को समझ गए। अब अगला पॉइंट है आपका बचत के प्रकार। तो इसको भी पहले अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। बचत के प्रकार। बचत के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक देख लीजिए, नगद बचत, और दूसरा है वस्तु। एक बार सुनिए, मैंने कहा बचत के 2 प्रकार होते हैं, नगद बचत और वस्तु संचय बचत। अर्थात नगद के रूप में जो बचत होता है उसको नगद बचत कहा जाता है, और वस्तु के रूप में जो बचत होता है उसको वस्तु संचय बचत कहा जाता है। मेरे भाई,
ये दोनों बचत आय का ही भाग होता है। तो शायद बचत आपने समझ गए। एक बार मैं फिर से इसको करता हूं। बचत के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक है नगद बचत, दूसरा है वस्तु संचय बचत। नगद के रूप में अर्थात रुपया के रूप में जो बचत होता है उसको कहते हैं नगद बचत, और वस्तु के रूप में जो बचत होता है उसको कहते हैं वस्तु संचय बचत। जैसे 5,000 रुपया किसी व्यक्ति का मासिक आय है, तो 5,000 रुपया में से उन्होंने 2,000 रुपया उपभोग की वस्तु अर्थात जिस वस्तु का उपयोग क्षणिक समय के लिए किया जाता है, जैसे कपड़ा के लिए, चावल के लिए, या बाजार के उस वस्तु के लिए जिसका उपयोग हम कम समय के लिए करते हैं, उस पर खर्च कर दिया और 3,000 रुपया बच गया, तो 3,000 बचत कहलाया। उन 3,000 में से क्या किए, 2,000 को उन्होंने जमीन खरीदने में या मशीन खरीदने में या टिकाऊ वस्तु में खर्च कर दिया, तो 2,000 क्या कहलाया आपको, वस्तु संचय बचत। और 1,000 रुपया उसके नगद बच गया, तो वो कहलाएगा नगद बचत। शायद आप बचत के प्रकार को समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, लिखिए ऊपर में 2 लाइन। देखिए बचत के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। बचत के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। एक नंबर में लिखिए नगद बचत, दूसरा नंबर में लिखिए वस्तु संचय बचत। अब 1 नंबर लिख के आप लोग डैश दीजिए। कुल आय का वह भाग जो गैर टिकाऊ वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है उसे नगद बचत कहा जाता है। इस तरह से आपने नगद बचत को समझ गए और लिख भी दी। अब वस्तु संचय बचत देखिए डैश दीजिए। इसको पहले समझा ही दिए हम, अतः इसको अब नोट ही करना है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुल आय का वह भाग जिसको टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे वस्तु संचय बचत कहा जाता है। तो आपने बचत के प्रकार को पढ़ लिए। अब मैं नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखाने जा रहा हूं, नोट 1 और नोट 2 में। नोट 1 लिखिए, नोट 1 में मैं गैर टिकाऊ या चालू वस्तु, गैर टिकाऊ को चालू वस्तु भी कहा जाता है, उसके संबंध में दिखाने जा रहा हूं। लिख लीजिए गैर टिकाऊ या चालू वस्तु। ठीक है, डाल दीजिए। देखिए ऐसी वस्तु जिसको क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं उसे गैर टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। जैसे कपड़ा, खाने वाले वस्तु आदि से संबंधित वस्तुएं। अब नोट 2 में देखिए गैर टिकाऊ हो गया, टिकाऊ लिखिए। ऐसी वस्तु
जिसको उत्पादन कार्य में उपयोग किया जाता है उसे टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। जैसे जमीन, उद्योग में उपयोग किए जाने वाले वस्तु, मशीन आदि। तो इस तरह से आपने बचत के प्रकार के साथ साथ टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तु भी समझ गए और लिख भी लिए। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो शायद अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका साख का परिभाषा परिचय। मैं बता दूं थोड़ा सा साख के विषय में, लिख के एक बार ध्यान से सुनिए। साख क्या होता है मेरे भाई? किसी व्यक्ति में उधारी लौटाने की जो क्षमता होती है ना, उसी को साख कहा जाता है। अगर हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति का साख अच्छा है तो इसका मतलब होगा कि उस व्यक्ति में उधारी लौटाने की क्षमता अधिक है, या उस व्यक्ति में जो उधारी लौटाने की क्षमता है उस पर लोगों का विश्वास अधिक है। अर्थात स्पष्ट हो गया कि साख का मतलब उधारी लौटाने की क्षमता से है। उधारी लौटाने की जो क्षमता लोगों के अंदर होते हैं उस पर उधारी देने वाले के विश्वास से है। तो मेरे भाई समय थोड़ा सा कम है, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को लिख लें आप लोग, तो लिख लीजिए। शुरू। साख का तात्पर्य व्यक्ति में उपस्थित उधारी लौटाने की शक्ति से है। अर्थात किसी व्यक्ति में उधारी लौटाने की जो क्षमता रहती है उस पर ऋणदाता का जो भरोसा होता है उसे ही उस व्यक्ति का साख कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चे हमने साख को भी परिभाषित कर दिए और आप लोग लिख भी लिए। अब अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, ऋणदाता क्या होता है? ऋणदाता होता है मेरे भाई उधारी देने वाला, कर्ज देने वाला। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और चलिए, तो शायद लगता है कि आप किसी को दिक्कत नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। मतलब लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समय आपका समाप्त हो रहा है, अतः हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।